Welcome, dear students, to today's video, Collusive Oligopoly. Specifically, we will deal with cartel as a cooperative model. पिछले दो वीडियोज़ में हमने एक में जो अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे परस्पर निर्भरता, प्राइस वॉर, प्राइस रिजिडिटी और कंपटीशन और नई फर्मों के प्रवेश पर भारी रुकावटों का अध्ययन किया था। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कीमत उत्पादन का जो निर्धारण है वो बहुत सरल नहीं है, क्योंकि फर्मों में आपस में परस्पर निर्भरता होने के कारण मांग वक्र निश्चित नहीं हो पाता। इस निश्चितता को लाने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग मान्यताएं ली और अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत हम गेम्स थ्योरी, कल्यूशन, प्राइस लीडरशिप और कॉर्नोट और बर्ट्रैंड का मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से कल्यूशन और कार्टेल को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कल्यूशन, या जो कपटपूर्ण जो व्यापार संघ है या जो कपटपूर्ण संधि होती है ओलिगोपोलिस्ट या अल्पाधिकार फर्मों के मध्य, वो क्यों होती है। तो वाई द फर्म्स मेक एन अग्रीमेंट, द चीफ the main reasons for it is to avoid uncertainty arising out of interdependence, to avoid price war and to avoid cutthroat competition। अर्थात जो अल्पाधिकार में फर्म्स हैं वो कपटपूर्ण संधि करती हैं, जिससे कि जो आपस में परस्पर निर्भरता के कारण अनिश्चितता उत्पन्न होती है वो दूर हो सके, कीमत युद्ध ख़त्म हो सके और जो प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता जो है वो समाप्त हो सके। जो कल्यूशंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ forms which we can see under collusion. First is cartels and second is price leaderships. Cartels are where the firms jointly fixes the price and output policy through agreements, and under price leadership one firm set the price and others have to follow। देखिए, कल्यूशन में हमें दो प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक तो कार्टेल है और दूसरा कीमत नेतृत्व। अब जो कार्टेल्स हैं वो कीमत और उत्पादन की नीति निर्धारित करते हैं एक समझौते के माध्यम से, और जो प्रॉफिट्स हैं उनको आपस में शेयर करते हैं या बांटते हैं। जबकि जो प्राइस लीडरशिप है या कीमत नेतृत्व जो है वो एक डोमिनेंट फर्म या लो कॉस्ट फर्म के द्वारा किया जाता है, और यही फर्म जो है वो कीमत को निर्धारित करती है और इस कीमत पॉलिसी को या प्राइस पॉलिसी को अन्य फर्मों को फॉलो अप करना पड़ता है। अब ओरिजिनली द वर्ड कार्टेल was used for an agreement in which there existed a common sales agency, but now it is used for all formal, informal and secret agreements done under oligopolist market between different firms। ओरिजिनली या प्रारंभ में जो कार्टेल शब्द का प्रयोग किया गया था वो एक समान बिक्री एजेंसी के लिए किया गया था, किंतु आजकल सभी औपचारिक समझौते चाहे वो सीक्रेट हो या नॉन सीक्रेट हो, उन जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंडर सभी फर्मों के मध्य किए जाते हैं उन सभी को कार्टेल कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से कीमत उत्पादन का निर्धारण कार्टेल में किस प्रकार से किया जाता है हमने बताने का प्रयास किया है।
कार्टेल ए, दो फर्म है, ए फर्म और बी फर्म। ए फर्म के जो सीमांत लागत वक्र है वो MCA है और जो औसत लागत वक्र है वो ACA है, जबकि बी फर्म का सीमांत लागत MCB है और औसत लागत ACB है। एक्स अक्ष पर उत्पादन है और वाई अक्ष पर कीमत और लागत है। दोनों का जो कंबाइंड MC वक्र है वो MCC छोटा सबस्क्रिप्ट के रूप में दर्शाया गया है और टोटल डिमांड AR से बताई गई है और टोटल MR वक्र से बताया गया है और साम्य की स्थिति R बिंदु पर है जहाँ कंबाइंड MC MR के बराबर होता है। कुल उत्पादन जो है वो OQ है और कीमत OP निर्धारित होती है। किंतु अब ये OQ जो कुल उत्पादन है उसका कोटा दोनों फर्मों के मध्य कैसे निर्धारित होता है? दोनों फर्मों के मध्य MC और MR बराबर होने चाहिए। सामान्यीकरण के लिए हमने MR को दर्शाने के लिए एक पैरेलल लाइन, डॉटेड लाइन R से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खींची गई है। इस प्रकार से जो A फर्म का साम्य उत्पाद है वो OQ1 है और कीमत OP है और जो उसको लाभ प्राप्त होता है वो P के FT है, जबकि B फर्म का उत्पाद कोटा OQ2 है और कीमत OP है और लाभ जो है वो PHEG है। इसी चित्र को सरल रूप में इस स्लाइड द्वारा दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो कोटा अलोकेशन है या कोटा जो फिक्स किया गया है उत्पादन का वो न्यूनतम लागत के आधार पर किया गया है, ना कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात लाभ किस तरह से निर्धारित होता है या आपस में वितरित होता है ये यहाँ आधार नहीं है, अपितु आधार जो है वो लागत को न्यूनतम करने का होता है और उसी के आधार पर उत्पाद कोटा निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं कि जो वास्तविक जगत है या जो रियल वर्ल्ड है, परफेक्ट कार्टल्स आर नॉट सीन। इन फैक्ट वी सी लूज टाइप ऑफ कार्टल्स विच शेयर द मार्केट on basis of two criteria. First is non-price competition and second is quotas. जो आजकल जो व्यावहारिक जगत में देखने को मिलता है वो लूज टाइप ऑफ कार्टल्स मिलती हैं जो कि बाजार का साझा दो आधार पर करती है। पहला गैर कीमत प्रतियोगिता और दूसरी कोटा के आधार पर। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सामान्य कीमत या यूनिफॉर्म प्राइस या मोनोपोली प्राइस का निर्धारण होता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि सभी फर्मों की लागतें एक सी होनी चाहिए। जब सभी फर्मों के आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व्स होते हैं तो यूनिफॉर्म प्राइस सेट किया जाता है और उस पर प्रत्येक फर्म जो है अपने उत्पाद, अपने विक्रय को अधिकतम कर सकती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके, अच्छी क्वालिटी के वस्तु का उत्पादन करके, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स के पर भी क्रय कर सकती है जिससे कि उसकी सेल्स अधिकतम हो सके और लाभ अधिकतम हो सके। किंतु अगर लागतों में अंतर होता है फर्मों की तो वो जो फर्मों के मध्य कीमत का निर्धारण होता है वो बार्गेनिंग या सौदेबाजी शक्ति के आधार पर किया जाता है। सभी वस्तुएं समरूप हैं, मतलब if all the firms are producing homogeneous products and the costs are identical, then a monopoly solution, uniform price is determined and the market is equally shared among the firms. जो कुल उत्पादन है वो बराबर शेयर किया जाता है अलग अलग फर्मों के मध्य। अब
हम देखते हैं कि अगर सपोज लागतों में अंतर है अलग अलग फर्मों के, तो उनका जो शेयर है वो अलग अलग होगा. द कोटा ऑफ वेरियस फर्म्स विल बी डिफरेंट इफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस फर्म्स आर डिफरेंट, and this will be decided on the bargaining power adopting two criteria. First is on the what are the past levels of sales of the various firms, and second is productive capacity of the firms. अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर लागतें अंतर है, लागतें अलग अलग हैं, तो जो शेयर है कुल उत्पादन का वो अलग अलग होगा सभी फर्मों का, और बार्गेनिंग पावर या सौदेबाजी शक्ति के आधार पर निर्धारित होगा. और जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है इसके निर्धारण का, वो दो हैं प्रमुख रूप से. प्रथम है कि उसका पूर्व में विक्रय का क्या स्तर था, और दूसरा कि उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है. देखिए, हमने पुनः एक चित्र के माध्यम से बताया है. दो फर्मों को लिया है, ए और बी, किंतु बी फर्म के हमने वक्रों को नहीं दर्शाया है, जिससे कि फिगर सरल रहे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो. तो हम देखते हैं कि दो फर्म्स का जो कंबाइंड एमसी है वो एमसी वक्र ए और बी दर्शाया गया है. इक्विलिब्रियम ई बिंदु पर है, उत्पादन ओ क्यू है और कीमत ओ पी है. अब जो ए फर्म का शेयर है इसमें एफ बिंदु पर दर्शाया गया है, उत्पादन ओ क्यू ए है और कीमत ओ टी है. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर सपोज ए फर्म अपने लाभ को बढ़ाना चाहे तो वो उत्पादन को या सेल्स को ओ क्यू डैश ए भी कर सकती है, किंतु कीमत बढ़कर ओ टी से ओ पी हो जाती है, जिस कारण से उसका लाभ के जे एफ होता है. बट ये एक चीटिंग है दूसरी फर्म के प्रति. बी फर्म भी इस प्रकार से कर सकती है, और जब वो आपस में ऐसे चीटिंग करके अधिकतम लाभ कमाते हैं तो कार्टेल में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. इस चित्र को बिल्कुल सरलीकृत रूप में यहाँ इस स्लाइड में दर्शाया गया है. अब हमने जैसे पूर्व में बताया, जब ए और बी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से प्रमोट होते हैं और आपस में चीटिंग करके अपने लाभ को अधिकतम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और जब इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है कार्टेल्स में तो उससे फ्रीक्वेंट प्राइस वॉर्स होते हैं. It is due to the promotion of self-interest by the cartel members that accounts for the instability of the cartel's arrangements, and there occurs frequent price wars. Hopefully you have followed the cartels under the collusion. Thanks a lot.